अध्याय 26 रहस्यमय संगठन। भूल जाओ, मैं दूसरों से खरीदूंगा। ये सुनते ही स्टॉल मालिक के चेहरे के भाव बदल गए। इससे स्टॉल मालिक को दबाव महसूस हुआ, यहाँ तक कि वह जानता था कि जो कुछ वह लाया है वह सब कूड़ा कचरा है और बेचने लायक नहीं है। ओलिवर पहले ही कई विकल्प बदल चुका था और उसे लगा कि इस बार वह सचमुच जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसे घोटाला नहीं कर पाएगा। 150 नेडेन। मोल भाव मत करो, ये सबसे कम है जो मैं कर सकता हूँ। मेरे घर पर एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। रुको। उसने देखा कि ओलिवर उसकी दुखद कहानी सुने बिना ही जाने लगा। ठीक है, मैं इसे 70 नेडेन के लिए करूँगा। कृपया, मैं विनती करता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ जाओ। 70 नेडेन का बिल सौंपते समय ओलिवर रुका और मुस्कुराया। उसे काफी गर्व महसूस हुआ कि उसने सीधे विक्रेता से कीमत 10 गुना कम कर दी। 700 से 70 नेडेन तक उनकी कुशलता काफी काम आई। वास्तव में ये छोटा सा संगमरमर जो अब उसके हाथ में था, संभवतः किसी प्रकार की कलाकृति थी और अगर बातचीत के साथ सावधानी से बेचा जाए तो हजारों में भी मिल सकता है। वह इसके अंदर के मजबूत और अशांत एस्पेरा प्रवाह से पता लगा सकता था। हाँ, ओलिवर को अजीब लगा। हालांकि उसने मूल रूप से सिर्फ स्टॉल मालिक को लूटा था, लेकिन उसे उतना बुरा नहीं लगा। उस दुकान के मालिक से सस्ती शराब की दुर्गंध आती थी और उसकी नज़र किसी बड़े घोटालेबाज की तरह थी। कौन जानता है कि उसने अतीत में कितने लोगों को धोखा दिया है। इसलिए उसके लिए यह बिल्कुल सही था कि उसे वापस धोखा दिया जाए। उसकी आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि वह नीलामी से कम एक वस्तु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने में सक्षम हो सकता है। शायद नहीं, बहुत अमीर लोग होंगे। ये संभव है कि मुझे कुछ भी न मिले। उसने तुरंत अपनी भावनाओं को दबाया और सीधे सामने की विभिन्न दुकानों पर नजर डाली। उसके पास अभी भी कुछ अतिरिक्त सामान बचा हुआ था, इसलिए उन्होंने बेतरतीब ढंग से विभिन्न दुकानों का दौरा किया और जो कुछ भी उपयोगी लग रहा था उसे इकट्ठा किया, लेकिन गलत कीमत पर बेचा जा रहा था। अंत में वो कुछ चीजें खरीदने में कामयाब रहा। एक गोल लाल संगमरमर, एक हाथी दांत की रस्सी, एक टूटा हुआ टुकड़ा और आखिरी लेकिन कम से कम एक चमकदार बैंगनी पदक। और अब वह आधिकारिक तौर पर टूट चुका है और उसके पास न तो जेब में कुछ है और न ही घर में कोई बचत है। हाँ, वह घबरा कर हंसा। वो बहुत खर्चीला था। खतरनाक। यह एक भयानक स्थिति होगी यदि किसी ने वह नहीं खरीदा जो उसने अभी खरीदा है। अब मुझे ये सब बेचना पड़ेगा। उसने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, नहीं तो मैं जिपी के लिए मांस भी नहीं खरीद पाऊंगा। सौभाग्य से इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन, एक ऐसा संगठन जो ओझाओं की पूरी दुनिया में फैला हुआ था। धन और संसाधनों के मामले में अकेले ही शीर्ष 5 कुलों से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। यह एक ऐसा संगठन था जिसका बहुत बड़ा प्रभाव था और यह सभी प्रकार के व्यवसाय करता था। लगभग सभी प्रमुख शहरों में उनके स्टोर थे जो उनके आसपास के सभी व्यवसायों पर हावी थे। उपन्यास में ये संगठन प्रकाश और अंधेरे दोनों में काम करता है। सतह पर वे एक प्रभावशाली व्यापारी संगठन थे, जबकि अंधेरे में वे हत्या के अनुरोधों से लेकर घुसपैठ तक सभी प्रकार के संदिग्ध व्यवसाय करते थे। वे इतने साहसी थे कि कभी-कभी कई चापों के दौरान शीर्ष कुलों को भी भड़का देते थे। ओलिवर को याद आया कि वह संगठन के बारे में क्या जानता था। अभी वह सीधे उनके स्थापित स्टोर की ओर जा रहा था जो कि कबीले के बाजार में भी स्थित था। उन्हें कबीले को भारी संसाधन और खजाना उपलब्ध कराना था ताकि उन्हें अंदर से काम करने की अनुमति मिल सके। उपन्यास में ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन का मिस्टिक पर्च कबीले के साथ एक तटस्थ संबंध था। दोनों एक दूसरे से सावधान थे। रक्तचाप में भी उन्होंने मिस्टिक पर्च कबीले को उकसाया नहीं। जब वह चारों ओर सब कुछ छाया हुआ एक विशाल संरचना के सामने पहुंचा तो उसने सोचा, एक ऊंची, अच्छी तरह से डिजाइन की गई इमारत, इस दुनिया की आधुनिक वास्तुकला का एक चमत्कार। इमारत ने ओलिवर को डराने वाला माहौल दिया। वह कुटिलता से मुस्कुराया। बस दरवाजों पर तैनात गार्ड उत्साह से भरे हुए थे। जैसे ही वह गेट के पास गया, गार्ड ने उसे नहीं रोका।
नहीं, उन्होंने वह अनिवार्य जांच की जो वे हमेशा सामान्य आगंतुकों पर करते थे। तो वे मेरी पहचान जानते हैं। ओलिवर को इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यदि इतने बड़े संगठन के गार्ड को उस स्थान के महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी नहीं होती जहां वे काम करते हैं, तो वे इतने सफल कैसे हो सकते थे? ये घिसे पिटे उपन्यासों की तरह नहीं था जहां गार्ड नायक को रोकते थे और उसके साथ भिखारी जैसा व्यवहार करते थे और बाद में उसे थप्पड़ मारा जाता था। इमारत में प्रवेश करने के बाद एक गार्ड ने एक आयताकार उपकरण निकाला। अगर ओलिवर यहाँ होता तो वह तुरंत उसे स्मार्टफोन के रूप में पहचान लेता। ये दुनिया तकनीक के मामले में उनकी पिछली दुनिया से कुछ ही साल पीछे थी, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने स्मार्टफोन विकसित करना शुरू कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं है, एस्पेरा और अन्य जादुई तत्वों की उपस्थिति के कारण इस दुनिया में कुछ अजीब चीजें थीं। गार्ड ने एक बटन दबाया और कहा, सफेद बालों वाला एक अज्ञात लड़का प्रतिष्ठान में प्रवेश कर गया है। मैंने उसे नहीं रोका। मुझे यकीन नहीं है कि वह मुख्य परिवार से है या नहीं। दूसरी तरफ से आवाज कुछ देर के लिए शांत हुई और बोली, कोई बात नहीं, मैं मैडम को बता दूंगी, आपने अच्छा किया। इसके साथ ही कॉल तुरंत खत्म हो गई। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था, जो चमचमाती सोने और चांदी की कलाकृतियों, कीमती रत्नों, झिलमिलाते रत्नों और प्राचीन आभा बिखेरते अवशेषों और कलाकृतियों से भरा हुआ था। सूरज की नर्म किरणें कांच की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, जिससे पूरे मंडप में एक गर्म, आरामदायक चमक फैल रही थी। ये डिजाइनर की उत्कृष्ट निपुणता और कड़ी मेहनत के साथ एक अद्भुत वास्तुशिल्प निर्माण था। सामने रिसेप्शन काउंटर था और उसके पीछे रिसेप्शनिस्ट थी। ओलिवर उसके पास गया और पूछा, मैं कुछ चीजें बेचना चाहता हूँ। क्या आप देखना चाहेंगे? उन्होंने इसे संक्षिप्त और स्पष्ट, कोई बकवास बात नहीं कहा। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए उसके चेहरे को देखा। हालांकि ओलिवर अभी छोटा बच्चा था, फिर भी वह उसके सफेद बालों और नीलम जैसी आंखों को पहचानती थी। उसकी नज़र में वह निश्चित रूप से मुख्य परिवार का सदस्य था। यदि कोई अन्य छोटा बच्चा दुकान में घूमता रहता, तो वह उन्हें वहां से चले जाने और कैंडी के लिए परेशानी न पैदा करने के लिए कहती, लेकिन वह उसकी उपस्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे ऊपर से भी सख्त आदेश थे। बहुत अच्छा, सर, कृपया मेरा अनुसरण करें। कहानी खत्म। अलविदा।